हेलो स्टूडेंट्स। बिजनेस मैनेजमेंट की 12th क्लास के टॉपिक में हम डिस्कस कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आपको दो चीज़ें पढ़ाई जा चुकी हैं, जिसमें मैंने आपको प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग के बारे में बताया था। हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो चल रहा है मेन फंक्शंस को लेके। मेन फंक्शंस कौन से हैं, और मेन फंक्शंस में मैंने आपको डिस्कस किए थे PODC एंड कोऑर्डिनेशन। ये वाला C जो है ये कोऑर्डिनेशन का है, CO डिस्कस करेंगे इसको हम। मेन फंक्शंस जो होते हैं आपके, उनके अंदर हमारा तीसरा टॉपिक जो आएगा वो आएगा डायरेक्शन का। डायरेक्शन को हम निर्देशन बोलते हैं हिंदी में। निर्देशन, किसी चीज़ के निर्देश देना, किसी काम को करने के इंस्ट्रक्शन देना, उसे ही हम निर्देशन कहते हैं। मैंने आपको जब प्लानिंग पढ़ाया था तो बताया था किस बारे में, कि जो मैनेजरियल प्रोसेस होती है वो आपकी स्टार्ट होती है किससे? प्लानिंग से। ध्यान रखना है, हमारी मैनेजमेंट की जो प्रोसेस होती है वो स्टार्ट होती है किससे? प्लानिंग से। लेकिन अगर हम ये कहें कि बिजनेस में जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनका एक्चुअल परफॉर्मेंस कब से स्टार्ट होता है, तो वो होता है किससे? डायरेक्शन से। सपोज दैट एक कंपनी है, कंपनी का नाम है गोदरेज, और ये गोदरेज कंपनी जो है ये फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। तो वास्तव में जो इसका काम है वो फर्नीचर बनाना है, और ये फर्नीचर कब बनेगा? जब लेबर को, जो आपके डे टू डे ऑपरेशंस वाले रिलेटेड मैनेजर्स हैं, वो क्या करेंगे? उन्हें इंस्ट्रक्शन देंगे। तो आपका जो एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस है वो किससे स्टार्ट होता है? डायरेक्शन से स्टार्ट होता है। डायरेक्शन है क्या? डायरेक्शन मैनेजमेंट का एक मेजर फंक्शन है, जिसमें आपको यह बताया जाता है कि आपको क्या करना है। आपको क्या करना है, और फिर जो आपको ये बताते हैं कि आपको क्या करना है, वो इस चीज़ का एग्जामिनेशन भी करेंगे, इस चीज़ को जांचेंगे भी कि वो काम जो आपको बताया जा रहा है वो आपकी जो प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं। आपने देखा होगा कि ढेर सारे जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उन सभी ऑर्गेनाइजेशंस में सेम टाइप के रिसोर्सेज काम में लिए जाते हैं। मान लो सेम टाइप के उनके ऑब्जेक्टिव हैं, सेम टाइप की उनकी वर्कफोर्स है, सेम टाइप की टेक्निक भी है, लेकिन जब उनके रिजल्ट्स आएंगे, जो उनको प्रॉफिट्स मिलेंगे, वो उनके कैसे होंगे? अलग अलग। उसके पीछे जो मेन डिफरेंस काम कर रहा है वो कर रहा है डायरेक्शन का। क्लियर? जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 1970 में एक नोवेल लिखा गया था, नोवेल, और इस नोवेल का जो नाम था वो था देवदास, और इस नोवेल को लिखा था मिस्टर शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने। और उस नोवेल के ऊपर 1927 से लेके और आज तक डिफरेंट टाइप की जो मूवीज़ हैं, पिक्चर्स हैं, वो बन चुकी हैं, फिल्में बन चुकी हैं। लेकिन उनकी जो अर्निंग है वो कैसी रही है? अलग अलग। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो एक ही नोवेल के जो कैरेक्टर्स हैं वो ही बार बार रोल प्ले कर रहे हैं, तो फिर ये अर्निंग में डिफरेंस क्यों आया? अर्निंग में डिफरेंस जो आया है वो आया है डायरेक्शन की वजह से। क्योंकि जो डायरेक्टर होता है वो जिस तरह से उन कैरेक्टर्स को डायरेक्शन देता है, इंस्ट्रक्शन देता है, उन्हें मोटिवेट करता है, उनकी गलतियों को सुधारता है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मैटर करती हैं कि आपका जो डायरेक्शन है वो किस प्रकार का है। क्लियर? तो इसलिए हम ये मानते हैं कि जो डायरेक्शन होता है उससे आप अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने कर्मचारियों को ये बताते हैं कि कोई काम किस प्रकार से करना है, और फिर आप ये जांच भी करते हो कि वो काम उस प्रकार से हो रहा है या नहीं। मेनली जो आपका डायरेक्शन होता है उसके अंदर आप 4 टाइप के फंक्शंस पढ़ते हैं। एक्चुअल में ये एक मेजर फंक्शन है, और इस मेजर फंक्शन के अंदर आपके 4 सब फंक्शंस आते हैं, कैटेगरीज आती हैं, जिसमें एक होता है सुपरविज़न, एक होता है मोटिवेशन,
एक होता है लीडरशिप और एक होता है आपका कम्युनिकेशन। इन चारों फंक्शंस को मिलाकर आपका क्या बनता है? डायरेक्शन बनता है। सुपरविज़न का मतलब क्या है? इसको मैं दो जगह डिवाइड कर रहा हूँ, सुपर प्लस विज़न। सुपरविज़न को हिंदी में पर्यवेक्षण बोलते हैं, पर्यवेक्षण। सुपरविज़न का काम सुपरवाइज़र द्वारा किया जाता है। सुपर मतलब होता है अच्छा या उत्तम, और विज़न का मतलब होता है देखना। यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी काम को उत्तम दृष्टि से देखता है, अच्छे तरीके से देखता है, अब देखने का मतलब यहाँ घूरने से थोड़ी है, देखने का मतलब है यहाँ कि उस काम को इवैल्यूएट करना, उस काम की जांच करना कि उसमें कोई गलती ना रह जाए। तो इस तरह से जब हम कोई काम करते हैं तो हम एक्चुअल में काम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? काम की मॉनिटरिंग। जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है कि जो आपके मैनेजर्स होते हैं वो लेबर से काम करवाते हैं, और जो ये आपका लेवल है इसको सुपरवाइजरी लेवल भी कहते हैं। सुपरवाइजरी लेवल, सुपरवाइजरी लेवल क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि लेबर के काम का सुपरविज़न करने से रिलेटेड जो मैनेजर होते हैं वो इसी लेवल पर वर्क करते हैं। किस पर? सुपरवाइजरी लेवल पर। तो इस कंडीशन में मैं ये मान रहा हूँ कि जो सुपरवाइज़र है वो डायरेक्शन देते हैं किनको? लेबर को उनको काम किस प्रकार से करना है, और जब वो लेबर काम करती है तो फिर उनको इस काम की मॉनिटरिंग भी करनी होती है। तो वो मॉनिटरिंग करते हैं, जांच करते हैं, और जांच करने के बाद जो भी उनको ऐसा लगता है कि इसमें करेक्शन करना है, उस करेक्शन के लिए दोबारा से क्या करते हैं? इंस्ट्रक्शन देते हैं। क्लियर? तो पहला ये आपका सुपरवाइजन जो आपके डायरेक्शन में शामिल है। दूसरा होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन जो होता है उसमें क्या होता है कि हम किसी भी कर्मचारी के, किसी भी एम्प्लॉय की जो नीड्स हैं, जो उसकी डिजायर्स हैं, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उन सबको हम क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं, उनका हम पता लगा रहे हैं, और उसको पता लगा के हम क्या करेंगे? उन सारी की सारी डिजायर्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो भी काम करना होगा वो करेंगे। अब इसमें आपके दो तरह के क्या आते हैं? सेटिस्फैक्टरी आपके फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल आइटम्स आते हैं, जिनसे कि जो एक मैनेजर होता है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को अपने ग्रुप में काम करने के लिए मोटिवेट करता है। क्लियर? तो मोटिवेशन में यहाँ पे दो तरह से पढ़े हमने, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल में आपके वो सारे के सारे टेक्निक्स, वो सारे के सारे मेथड्स आएंगे जिनमें किसी एम्प्लॉय को वास्तव में एज ए मनी, यानी कि पैसे के रूप में कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। सपोज करो, मान लो किसी बंदे को ये बताया जाए कि आपको हमारे यहाँ काम करने के बदले सैलरी मिलेगी, तो सैलरी एक फाइनेंशियल मोटिवेशन माना जाएगा। क्लियर समझ में आ रहा है? और अगर मान लो अपन नॉन फाइनेंशियल की बात करें तो नॉन फाइनेंशियल में भी ढेर सारी चीज़ें आती हैं। जैसे कि मान लो किसी को ये चाहिए कि मैं किसी ग्रुप के साथ काम करूँगा तो मुझे डेवलपमेंट मिलेगा, क्योंकि वो वहाँ पे मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है? तो इस सीखने के चक्कर में वो क्या कर रहा है? वो उस ग्रुप के साथ जुड़ना चाह रहा है, उसको पैसे की कोई वो नहीं है, टेंशन, वो सीखना, डेवलपमेंट करना चाहता है। तो ये डेवलपमेंट की जो उसकी इच्छा है ये उसके लिए नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन माना जाएगा। इसके अलावा किसी बंदे का प्रमोशन अपने आप में चाहे इंक्रीमेंट देता है सैलरी का, लेकिन कहीं ना कहीं वो नॉन फाइनेंशियल कैटेगरी के अंदर काउंट होता है, क्योंकि प्रमोशन जो होता है वो अपने आप में केवल पैसे से ही मैटर नहीं करता, उसमें जो पोस्ट है वो बढ़ता है, ऑथोरिटीज़ बढ़ती हैं, आपके रेस्पेक्ट बढ़ते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ज़्यादा मैटर करती हैं बजाय सैलरी इंक्रीमेंट के। क्लियर? तो ऐसे जो नॉन फाइनेंशियल आइटम होते हैं इनसे भी क्या होता है? मोटिवेशन मिलता है। और मोटिवेटेड, बता दूं मैं आपको, मोटिवेटेड या सेटिस्फाइड जो वर्कफोर्स होती है उसी को लेकर आप क्या कर सकते हैं? प्रॉपर डायरेक्शन देकर अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा कर सकते हैं। क्लियर? एक आता है लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब होता है नेतृत्व। लीडरशिप करता है लीडर, और हर मैनेजर जो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रहा है वो अपने आप में क्या है? एक लीडर है।
तो एक लीडर के रूप में जो एक मैनेजर है वो क्या करेगा, अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं, अपने जो फॉलोअर्स हैं, उनको गाइड करेगा कि उनको किस तरह से कौन सा काम कैसे करना है, और उनके काम की क्या करेगा, मॉनिटरिंग करेगा, जिससे कि वो काम ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड हो, यानी कि उसी दिशा में हो जिस दिशा में हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति संभव हो सकती है। क्लियर? तो इसके लिए क्या होगा, आपको म्यूचुअल रिलेशन बनाना पड़ेगा। म्यूचुअल रिलेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे मैं बता दूं आपको कि एक तो होता है लीडर और एक होता है फॉलोअर। लीडर का रिलेशन किससे होता है, हमेशा फॉलोअर से होता है। तो फॉलोअर्स जो होते हैं वो एक लीडर के साथ अपना अटैचमेंट तभी रखेंगे जब उसका बिहेवियर उन लोगों को क्या करेगा, इंस्पायर करेगा। कुल मिला के बात ये है कि ये जो दोनों के दोनों लोग हैं, लीडर और फॉलोअर, इन दोनों को अपने अपने बिहेवियर से एक दूसरे को इंस्पायर करना है, जिससे कि वो ग्रुप में बने रहें और ग्रुप में रहकर क्या करें, डायरेक्शन लेकर अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरे करते रहें। और एक आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन तो मस्ट है। अगर भाई कोई मान लो मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट्स को काम को करने के बारे में डायरेक्शन दे रहा है तो बिना कम्युनिकेशन के डायरेक्शन दे ही नहीं सकता। दूसरी बात है कि यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं, जब वो अपना काम पूरा कर लेंगे तो उसके बाद भी उनको क्या करना पड़ेगा, अपने काम की रिपोर्ट देनी पड़ेगी, और ये रिपोर्ट भी कम्युनिकेशन के थ्रू ही क्या होगी, सुपीरियर्स को मिलेगी। तो इस कंडीशन में हम ये मान रहे हैं कि ये चारों के चारों फंक्शंस जो हैं वो डायरेक्शन के अंदर आते हैं, इनके बिना डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो ये आपको समझ में आया होगा। अगला हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर, नंबर 4 पे आता है आपका कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग को हिंदी में नियंत्रण कहा जाता है। कंट्रोलिंग जो होती है ये एक्चुअल में हमारा एक लास्ट फंक्शन है मैनेजरियल प्रोसेस का, लेकिन हमारी जो नेक्स्ट मैनेजरियल प्रोसेस होती है उसका स्टार्ट भी किससे होता है, इसी से होता है। तो इसलिए हम इसको लास्ट नहीं बोलेंगे। क्लियर? कंट्रोलिंग जो होती है इसका मीनिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग का मीनिंग होता है कि जो आपके प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पाने में आप कितने सक्सेसफुल रहे हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ रही हैं, क्या आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस रहा है। देखो होता क्या है, अपन इस चीज़ के बारे में जानते हैं कि कंट्रोल वहाँ पे करना पड़ता है जहाँ पर आपकी जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो। और आउट ऑफ कंट्रोल का मीन क्या होता है कि उस सिचुएशन से अगर हम काम करेंगे तो हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं उनका पूरा होना पॉसिबल नहीं है। यानी कि कंट्रोलिंग भी अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड क्या है, प्रोसेस है। इसमें आपके कुछ फंक्शंस आते हैं। फंक्शंस कौन कौन से हैं, नंबर फर्स्ट पे आता है डिटर्मिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। डिटर्मिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। दूसरा है कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। नंबर थर्ड पे आएगा मेक कंपैरिजन बिटवीन these both। and number 4 get the variance and find out these reasons। and last है नंबर 5 पर to take corrective actions
टू रिमूव दैम। 5 फंक्शन आपको छोटे छोटे से इसके अंदर क्या करने हैं, एक प्रोसेस के अंदर कंप्लीट करने हैं, और इसको करने से आपका जो कंट्रोल है वो हो जाएगा। कैसे होगा? पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है निर्धारण, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड का मतलब होता है निष्पादन मानक। निष्पादन मानकों का निर्धारण। एक्चुअल में होगा क्या कि सबसे पहले कंट्रोल करने के लिए हमारे पास वो स्टैंडर्ड्स होने चाहिए जिनको लेकर हम आगे फ्यूचर में परफॉर्मेंस करेंगे। क्या करेंगे? हम परफॉर्मेंस करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स का डिटर्मिनेशन करना है। क्लियर? उसके बाद करना है हमें कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस या मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल का मतलब होता है जो हमने वास्तव में किया है, तो ये हमारा वास्तविक निष्पादन है। क्या है हमारा वास्तविक निष्पादन? कौन सा? सेकंड वाला। कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, वास्तविक निष्पादन, हमने एक्चुअल में इतना काम किया है, उस चीज का कैलकुलेशन ये सेकंड लाइन के अंदर किया है। क्लियर? तीसरा है टू मेक कंपैरिजन बिटवीन दीज बोथ। फिर हम क्या करेंगे, जो आपके निष्पादन मानक हैं यानी कि परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हैं और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उनके बीच में क्या करेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे। और कंपैरिजन करने के बाद क्या करेंगे, हम वेरिएंस निकालेंगे और वो वेरिएंस क्यों आए। यस, अगर मान लो इन दोनों में कंपैरिजन करने पर कोई वेरिएंस आता है तो वो वेरिएंस क्यों आया, उस चीज़ को भी अपन क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। मतलब उसके रीजंस के बारे में हम सोचेंगे, उनको खोजेंगे। क्लियर? और जब हमने ये रीजंस देख लिए हैं कि ये हमारी कमी रही, तो हम क्या करेंगे, कुछ करेक्टिव एक्शंस लागू करेंगे, यानी कि यहाँ में सुधार करने हैं। क्या करने हैं? सुधार। किसके लिए करने हैं? टू रिमूव दैम, ऐसे वेरिएंस को हटाने के लिए। क्लियर? इसको अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम यहाँ पे, जैसे एक मान लो एक कंपनी है, कंपनी का नाम है LG। आपने सुना है इस कंपनी के बारे में? LG कंपनी है और LG कंपनी एक नया अल्ट्रा HD कर्व टीवी लॉन्च करती है। अल्ट्रा HD कर्व टीवी, ये कर्व टीवी कुछ इस तरह से होता है, ठीक है? हाँ, तो ये टीवी इसने लॉन्च किया और इसकी जो प्राइस है वो लगभग हमने 1.5 लाख रुपए डिसाइड की है। 1.5 लाख रुपए डिसाइड की है। क्लियर? अब जो हमने 1.5 लाख रुपए में ये जो टीवी हमने लॉन्च किया है, इसके लिए हमने क्या किया, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड डिसाइड किया। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड क्या है कि हमें 3 मंथ्स के अंदर, 3 मंथ्स में क्या करना है, इसकी लगभग 5000 यूनिट्स सेल करनी है। 3 महीने के अंदर कितनी? 5000 यूनिट सेल करनी है आपको कंट्री में। ऐसा अपन क्या कर रहे हैं, एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस डिटरमाइन कर रहे हैं, सोच रहे हैं। हमने एक तय किया है एक क्राइटेरिया कि हमको 3 महीने में इस नए प्रोडक्ट के 5000 यूनिट क्या करने हैं, सेल करने हैं। तो ये हमारा क्या है, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। क्लियर? दूसरा आता है कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब हमने क्या किया, इस स्टैंडर्ड को ध्यान में रखकर आपका जो सेलिंग है वो स्टार्ट कर दिया, और इसको स्टार्ट कर देने पे पता चला कि लगभग 2 महीने 2 मंथ्स एंड 15 डेज हो चुके हैं और तब तक हमारे केवल 1200 यूनिट ही सेल हुआ है। क्या हुआ है, हमारा 1200 यूनिट टीवी ही क्या हुआ है, सेल हुआ है। तो अब तो 15 डेज बचे हैं केवल। क्या हम 15 डेज में इस स्पीड से बचे हुए 3800 टीवी बेच सकते हैं? तो आंसर है नहीं। तो हमें क्या करना है, वेरिएंस निकालना है। क्या निकालना है, वेरिएंस। तो सपोज दैट यहाँ पे हमारा 3800 टीवी का क्या आ गया, वेरिएंस आ गया कि हम 3800 टीवी नहीं बेच पाए। क्लियर?
तो ये जो वेरिएंस है ये एक नेगेटिव वेरिएंस आ गया। कैसा आ गया? नेगेटिव वेरिएंस, क्योंकि ये हमारी कमी रही। तो इस वेरिएंस को हमें क्या करना है? रिमूव करना है, रिमूव हटाना है। और इस हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये वेरिएंस क्यों आया उसके रीजंस क्या करने हैं? फाइंड आउट करने हैं। हो सकता है कि जो हमारी जो प्राइस है वो कैसी है? हायर है, पहला रीज़न। नंबर सेकंड, लो रिजोल्यूशन कैपेसिटी। नंबर 3, लेस सेटिस्फैक्शन टू कंज्यूमर। नेक्स्ट, less effective advertisement and offers। ऐसे हम कोई भी रीजंस फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे टीवी सेल कम क्यों हुए। अब हमको क्या करना है कि इन सारे के सारे प्रॉब्लम्स को क्या करना है? रिमूव करना है। और हमें उस तरह की टेक्निक्स, उस तरह के एक्शंस अप्लाई करने हैं, करेक्शंस अप्लाई करने हैं, जिससे हमारा ये वेरिएंस क्या हो जाए? हट जाए। तो हमने क्या किया यहाँ पे? इन सारी चीज़ों को हटाते हुए कुछ नए करेक्शंस अप्लाई किए और अगले सीज़न के लिए 3 मंथ्स का एक नया क्या किया है? एक स्टैंडर्ड डिसाइड किया है। हमने कहा है 3 मंथ के अंदर हमें 3000 क्या करने हैं? यही वाली टीवी सेल करने हैं। और जब हमने करेक्शन से अप्लाई किए तो उससे काफ़ी सुधार हुआ और हमारे जो टीवी हैं वो क्या हो गए? सेल हो गए फिक्स 3 मंथ के अंदर, 3 मंथ्स के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे? क्या हो गया? कंट्रोलिंग हो गया। क्या हो गया? कंट्रोलिंग। क्लियर समझ में आया आपको? तो हमने किया क्या है? सबसे पहले तो डिटर्मिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, तो हमने 5000 डिसाइड किया था। इसको देखकर हम क्या करेंगे? परफॉर्म करेंगे आगे। क्लियर? फिर हमने क्या किया? कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, तो एक्चुअल परफॉर्मेंस आपका कितना आया? 1200 आया, जो कि बहुत कम है हमारे स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से। क्लियर? इसके अलावा फिर क्या किया हमने? मेक कंपैरिजन बिटवीन दीज बोथ, इन दोनों के बीच में हमने क्या किया है? कंपैरिजन किया है। तो कंपैरिजन आया कैसा हमारा? नेगेटिव। अगर मान लो ये टीवी जो है हमारे ये बिक जाते 6000, 5000 सोचे थे, 6000 बिक गए, तो क्या हमें कंट्रोल करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है इस चीज़ की, क्योंकि हमारा जो वेरिएंस आया है वो कैसा आया है? पॉजिटिव आया है। हमने जो हमारा स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस था उससे अच्छा क्या किया है? एक्चुअल परफॉर्मेंस किया है। तो यहाँ पर कंट्रोलिंग की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। लेकिन अब यहाँ पे क्या होने वाली है? रिक्वायरमेंट होने वाली है, क्योंकि वास्तव में हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस बहुत ही गंदा किया है, बहुत ही ख़राब किया है। तो अब यहाँ पे क्या होगा? वेरिएंस निकाला है। वेरिएंस निकालने के बाद क्या कर रहे हैं? गेट द वेरिएंस एंड फाइंड आउट दिस रीजन। हमने इसके क्या किए? रीजन्स सेट किए कि इससे क्या रीजन्स रहे भाई कि हमारा इतना कम आया है सेलिंग। तो उसके रीजन्स हमने कुछ भी जो निकाले वो निकल के आ गए आपके सामने। और फिर क्या करना है हमको? टू टेक करेक्टिव एक्शंस एंड टू रिमूव देम। हमें क्या करना है? इन रीजन्स को हटाने के लिए, इनको एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ करेक्शंस करने पड़ेंगे। और उन करेक्शंस को करने से आपका जो रिजल्ट है वो लगभग बराबर आ जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं हम? कंट्रोलिंग बोल रहे हैं। ठीक है? तो कंट्रोलिंग में आपके क्या होता है? मेनली कंट्रोलिंग को मैं एक ऐसी प्रोसेस मानता हूँ, ध्यान सुनेंगे, ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है, आपको समझ में आएगी। कंट्रोलिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो आपके एक्चुअल परफॉर्मेंस को आपके स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के इक्वल बना देती है। क्या बना देती है? इक्वल। तो देखो आप, ये आपका स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है, ये आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस है, और दोनों को इक्वल किसने बनाया? जब हमने क्या किया था? कंट्रोलिंग। सबसे सिंपल, सबसे छोटी डेफिनेशन है ये। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस को जो इक्वल बनाए उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंट्रोलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कंट्रोलिंग। क्लियर? तो ये आपका कंट्रोलिंग का सिस्टम था। इसके अंदर हम जो करेक्शंस अप्लाई करेंगे वो हम इस तरह से अप्लाई करेंगे कि जो रीजन्स हमारे अभी आए हैं ये फ्यूचर में दोबारा से क्या ना हो? रिपीट ना हो, रिवाइज ना हो। यानी कि हम इस तरह से उन बीमारियों का इलाज कर देंगे कि वो बीमारियां बाद में दोबारा पैदा ही नहीं होंगी। क्लियर? तो आपको अपनी सेलिंग
अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स मिलती रहेगी। तो ऐसे ही क्या होता है, कंपनीज जो होती हैं वो अलग अलग काम को लेके स्टैंडर्ड्स डिसाइड करती हैं, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस से उनका कंपैरिजन करती हैं, और अगर मान लो कोई वेरिएंस ज़्यादा आता है तो हम क्या करते हैं, फिर करेक्शंस करते हैं। तो इस काम को बोलते हैं हम कंट्रोलिंग। क्लियर? इस कंट्रोलिंग के बाद ही क्या होती है, हम करेक्शन से अप्लाई करके नए ऑब्जेक्टिव्स के लिए नई प्लानिंग करते हैं। तो नई प्लानिंग के लिए भी आपका जो कंट्रोलिंग है ये कैसा है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो आज आपको दो पढ़ाए गए हैं, पहला पढ़ाया गया डायरेक्शन, दूसरा पढ़ाया गया कंट्रोलिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।